आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इंट्रो भूल गया क्या मैं? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। और इससे पहले अगर आपने मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नहीं देखा है मैं रिकमेंड करूँगा पहले उसे देख लें, वरना आज पूरा का पूरा लेक्चर आपके सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, सर के ऊपर से और पैर के नीचे से जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग पहले वो बेसिक लेक्चर देख लो, वरना आप बोलोगे ये क्या किए जा रहा है राइट। तो आई होप आपने बेसिक लेक्चर देख रखा है। बेसिक लेक्चर मतलब वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 1। चलिए, तो वेक्टर ए इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ एंड वेक्टर बी इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट। तो सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो ये हम लोगों का हो गया एक्सिस, ठीक है, और एक्स वाई एक्सिस की जगह ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा वेस्ट और ये हो गया हमारा ईस्ट। ठीक है, तो वेक्टर ए इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ मतलब वेक्टर ए किस तरफ है? इस तरफ है, तो ये हो गया हमारा ए बार। और वेक्टर बी इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट मतलब इस तरफ। ठीक है, और ए का मैग्नीट्यूड 24 है और बी का मैग्नीट्यूड 7 है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा ये कि ये थोड़ा छोटा है, तो ये हो गया बी बार। ठीक है, तो बेसिकली ए बार इस तरफ, बी बार उस तरफ। ओके, तो ये क्या है आपका? ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों के दोनों वेक्टर्स को इनिशियल है, मतलब एक पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लॉ लगाएंगे? ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ? पैरेललोग्राम लॉ। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे ए बार बी बार को लिख दो पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, इसको मान लो पॉइंट ए, इसको मान लो पॉइंट बी। तो लेट ओ ए बार बी बार, लेट ए बार बी बार। ठीक है, और कोई है? सी बार भी मान लो एक। ठीक है, सी बार मानना पड़ेगा क्या? मान लो सी बार, क्या जाता है। ठीक है, सो लेट ए बार बी बार सी बार बी द पीवी आप भी लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पहले हमने क्या किया? पहले हमने मान लिया इनको पोजीशन वेक्टर। अब आप लोगों को यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देना है, तो हम लोग यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देते हैं। पैरेललोग्राम बोलो रेक्टेंगल बोलो, बात तो वही है। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट सी है, तो ये सी की बात कर रहा था मैं। ठीक है, तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी बेसिकली ए सी बी ओ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ओ इज अ पैरेललोग्राम एज shown in the adjoining figure. Rectangles are also parallelogram, but their angles are not right angle, right? All rectangles are parallelogram. All parallelograms are not rectangle, as shown in the figure. ठीक है, adjoining figure. तो यहाँ पे अगर पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे, so by पैरेललोग्राम लॉ, अगर इसमें आप पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हो तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि जो दो कोइनिशियल वेक्टर्स हैं, जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम की, अगर उनका हम सम करें तो वो डायगोनल के इक्वल आती है। तो डायगोनल बना दो यहाँ पे, तो ये वाला डायगोनल बेसिकली हमें लेना है, वो वाला डायगोनल नहीं। कौन सा? ये वाला डायगोनल नहीं लेना है, हमें कोइनिशियल वाला डायगोनल लेना है, मतलब ए बार प्लस बी बार भी इसी के साथ कोइनिशियल रहना चाहिए। सो देयरफॉर जो सी बार है वो इक्वल टू आ जाएगा ए बार प्लस बी बार। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से ये जो ओ सी बार है, ओ सी बार मतलब सी बार, ये इक्वल आ गया। चलो ये डायरेक्टली ना लिख के ऐसे लिख दो, ओ सी बार इज इक्वल्स टू ओ ए बार प्लस ओ बी बार राइट। अब हम जानते हैं ओ ए किसका पोजीशन वेक्टर है? ए का। ठीक है, तो ओ सी बार क्या हो गया? सी बार, और ओ ए क्या हो गया? ए बार, और ओ बी क्या हो गया? बी बार। तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है सी का वो इक्वल आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी के। हमने दोनों साइड क्या ले लिया? हमने दोनों साइड ले लिया मैग्नीट्यूड। अब इसको दे दो नंबर 1। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग फ्री वेक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। फ्री वेक्टर्स की हेल्प मतलब अगर ये ए बार है तो ये भी ए बार होगा, या तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है इसलिए। ठीक है, और उसके बाद देखो ये एंगल 90 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल ओ बी सी आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ओ सी स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा बी स्क्वायर, और बी सी किसके इक्वल है? बी सी इक्वल है ए ओ के। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
तो सी स्क्वायर बराबर आ गया बी स्क्वायर कितना 7 का स्क्वायर मतलब 49, ए स्क्वायर मतलब कितना 24 मतलब 576, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 625, तो देयरफॉर सी बराबर आ गया 25। ठीक है, बट हमारा जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली ये, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी आ गया हमारा 25, लेकिन हमारे 1 से जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी है वो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी के इक्वल है। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू आ गया 25 और यहाँ लिख दो फ्रॉम 1। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा ज़्यादा मैंने टाइम ले लिया, डिजर्व भी करता था एक्चुअली ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उतना चिंतित तो नहीं था यार, थोड़ा सोचना था, स्टेटमेंट वाइज लिखना था। ऐसा नहीं है कि भाई तुम हवा में गए और डायरेक्टली 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर ऐड करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, डायरेक्टली नहीं कर सकते तुम। तो यहाँ पे तुम्हें करना था ए बार बी बार सी बार को पोजीशन वेक्टर बनाया विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ए बी सी ओ को पैरेललोग्राम बता के पैरेललोग्राम लॉ को लगा के सी बार का हमने मैग्नीट्यूड निकाला जो कि इसके इक्वल है, इसको नंबर 1 दिया। अब इन ट्रायंगल ओबीसी के ट्रायंगल में हमने ये वाला पाइथागोरस थ्योरम लगाया। आप लोग में से कुछ लोग बोलेंगे बीसी भी तो बीसी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर कैसे आ गया? तो यार क्योंकि ये ए बार है और ये पैरेललोग्राम है तो बीसी भी तो ए बार होगा। चाहिए तो यहाँ पे लिख लो यार। ठीक है, यहाँ पे लिख लो BC बराबर ओ ए बराबर ए बार। ठीक है, खुश? तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का तरीका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इन ट्रायंगल पी क्यू बार ये है और क्यू आर बार ये है। तो सबसे पहले पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना लो। तो ये हो गया पी क्यू आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू बार मतलब डायरेक्शन इस तरफ, क्यू आर बार मतलब डायरेक्शन इस तरफ। तो पी क्यू बार हमें दिया है 2a बार, क्यू आर बार हमें दिया है 2b बार, और यहाँ पे बोला है पॉइंट m जो है वो पी आर बार का मिड पॉइंट है। मतलब पी आर ये है तो इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे m। इतना क्लियर हुआ? चलो, तो इसमें बोला है a बार और b बार के ही टर्म्स में तुम्हें निकालना है पी आर बार, पी एम बार और क्यू एम बार। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि पी आर बार तो डायरेक्टली ट्राइंगल लॉ से आ जा रहा है। ठीक है, ट्राइंगल लॉ लगा दोगे तो पी आर बार डायरेक्टली आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। देखो, पोजीशन वेक्टर मानना किसी भी क्वेश्चन को करने का पहला स्टेप है। पहला स्टेप फिक्स्ड है, क्या? पोजीशन वेक्टर मानो। सो लेट पी बार, क्यू बार, एम बार और कौन आर बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। वैसे जरूरत नहीं है ना पोजीशन वेक्टर मानने की। हाँ यार, ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है यार पोजीशन वेक्टर मानने की। क्यों? क्योंकि हमें इनका यूज़ ही नहीं करना है। पोजीशन वेक्टर तो तब मानते हैं ना जब यूज़ करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे कोई यूज़ ही नहीं है। कैसे? देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर ध्यान से देखो तो ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। तो बाय ट्रायंगल लॉ से मुझे बताओ कौन किसका पीछा कर रहा है। ट्रायंगल पी क्यू आर में कौन किसका पीछा कर रहा है? पी क्यू आर का पीछा कर रहा है। तो इसका मतलब जो पी आर बार है वो इक्वल आ जाएगा पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार के। मतलब पी क्यू आर का पीछा कर रहा है तो पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार इक्वल आ जाएगा पी आर बार के। सो देयरफॉर पी आर बार किसके इक्वल आ जाएगा? पी क्यू बार है 2a बार और क्यू आर बार है 2b बार। हो गया पी आर बार। अच्छा, अब यहाँ पे पी एम पता करना है और एम मिड पॉइंट है। तो अगर एम मिड पॉइंट है तो जो पी एम है वो पी आर का आधा हो जाएगा। सो सिंस एम इज मिड पॉइंट ऑफ MP मतलब मिड पॉइंट ऑफ PR, देयरफॉर PM बार इज इक्वल्स टू MR बार। MR बार भी उसका आधा हो जाएगा ना, दोनों ही सेम होंगे। ये दोनों उसके आधे हो जाएंगे, किसके? PR बार के। तो PR बार क्या है? PR बार है 2a बार प्लस 2b बार। 2 बाहर लेके काट दो तो इसका आंसर आ जाएगा a बार प्लस b बार। तो ये आ गया तुम्हारा PM बार। ठीक है, और MR बार भी यही है, a बार प्लस b बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें पूछा है क्यू एम बार। तो हम लोग वो सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये हम लोगों ने बना ली क्यू एम बार, वेक्टर बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यू एम बार। क्यू एम बार मतलब डायरेक्शन m की तरफ, q से m की तरफ डायरेक्शन देना, समझ रहे हो ना? पी क्यू बार मतलब p से q, क्यू आर मतलब q से r, क्यू एम मतलब q से m, पी आर मतलब p से m। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है? इसकी डायरेक्शन ऐसे है, p से r जा रहे हैं ना, तो इसकी डायरेक्शन तो ऐसे ही है। बेसिकली यहाँ पे हेड है। तो अगर तुम्हें क्या निकालना है? क्यू एम निकालना है। और तुम्हें एम आर मालूम है? एम आर मालूम है तुम्हें। तो अगर तुम्हें एम आर मालूम है और तुम्हें क्यू एम निकालना है, ट्रायंगल लॉ लगा दो। ट्रायंगल लॉ दोबारा लग रहा है, देखो। सो इन ट्रायंगल क्यू एम आर बाय ट्रायंगल लॉ लगाओगे
सो देयरफॉर कौन किसका पीछा कर रहा है, क्यू एम एम आर का पीछा कर रहा है, तो इसका मतलब क्यू एम बार प्लस एम आर बार इक्वल टू आ जाएगा क्यू आर बार के। तो क्यू एम बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू एम बार की वैल्यू आ जाएगी क्यू आर बार माइनस एम आर बार। तो क्यू आर बार कितना है 2b बार, एम आर बार कितना है ए बार प्लस बी बार। तो 2b बार में से एक b जाएगा तो बचेगा यहाँ पे b बार और ये माइनस ए हो जाएगा, तो b बार माइनस ए बार वैल्यू हो जाएगी क्यू एम बार की। ओके, तो हो गया सॉल्व यार, यही तो तुम्हें निकालना था, ए और बी के रिस्पेक्ट में ये निकालना था, ये निकालना था, ये निकालना था। तो हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सोचना था लेकिन आसानी था यार मेरे हिसाब से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ओ ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड्स हो और बस, और क्या 6 एंगल्स हो। अच्छा, ओ यहाँ पे ओरिजिन है और भी डेटा दिया हुआ है कि ए बार बी बार जो है वो पॉइंट ए बी का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो पता करो सी डी ई का पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर समझते हैं पूछा क्या है। तो ओ ए बी सी डी ई, ठीक है, ओ ए बी सी डी, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए मुझे बेसिकली। ठीक है, ओ ए बी सी डी ई। ओ भाई साहब क्या हेक्सागन है, ऑस्कर। ठीक है, तो गलती यहाँ हुई है। ठीक ठाक है, चलो। तो ओ ए बी सी डी ई ये हो गया हमारा रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसकी सारी साइड्स सेम हो। ओके, अच्छा, तो इसमें बोला है कि ए बार और बी बार ओ ए और ओ बी का पोजीशन वेक्टर है, मतलब ओ ए और ओ बी का पोजीशन वेक्टर हमें दिया है ए बार और बी बार। ठीक है, ये हो गया बी बार, ये हो गया ए बार। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ से ओ सी बार बनाऊँ तो ओ सी बार का पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूँ सी बार, और ओ डी बार बनाऊँ तो ओ डी बार का पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूँ डी बार। मेरी मर्जी ना, मैं तो मान ही सकता हूँ, राइट। अच्छा, तो मुझे पता क्या करना है, मुझे पता करना है ये सी बार, ये डी बार और ये ई बार। मुझे पता करना है सी बार, डी बार और ई बार, किसके टर्म्स में, ए और बी के टर्म्स में। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन देख लो ध्यान से, डायरेक्शन बनाना हमेशा ज़रूरी है। ओ ए बार का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ से ए की तरफ, तो ये डायरेक्शन आया ऐसे। ओ बी बार का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ से बी की तरफ। ओ सी बार का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ से सी, ओ से डी, ओ से ई। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ओके, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। रिस्पेक्टिवली का यहाँ पे बहुत ही बड़ा सेंस होता है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली अगर नहीं लिखोगे तो यहाँ पे मैटर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है ए बार ए का, बी बार बी का, सी बार सी का, डी बार डी का, ई बार ई का। मतलब रिस्पेक्टिवली वर्ड फिक्स करता है कि ए का जो जोड़ी है वो ए बार के ही साथ बन रहा है। ठीक है, बी का जोड़ी बी बार के साथ, सी का जोड़ी सी बार के साथ। रिस्पेक्टिवली नहीं लगाओगे तो रैंडम हो जाएगा फिर सब, मतलब ए बार किसी को भी चुन सकता है, बी बार किसी को भी चुन सकता है, तो रैंडम हो जाएगा सब। रिस्पेक्टिवली मतलब ये उसी का। ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, तो क्या क्या फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बार, डी बार एंड ई बार। मतलब ओ सी बार पता करना है, ओ डी बार पता करना है और ओ ई बार पता करना है। मतलब बेसिकली हमें पता करना है सी बार, हमें पता करना है डी बार, हमें पता करना है ई बार। तो आइए देखते हैं कैसे पता कर सकते हैं। ओ सी बार हम कैसे पता कर सकते हैं, देखो रेगुलर हेक्सागन की एक प्रॉपर्टी होती है। रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी बोलो या तो नॉर्मली बोल सकते हो। देखो, अगर रेगुलर हेक्सागन है तो ए बी बी सी के इक्वल होगा, बी सी सी डी के इक्वल होगा, सी डी डी ई के इक्वल होगा, डी ई ओ के इक्वल होगा। मतलब बेसिकली ए बी ई ओ के भी इक्वल होगा, सी बी डी ई के भी इक्वल होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो ओ सी है ये ए बी का आधा होगा, मतलब ए बी का डबल होगा। रेगुलर हेक्सागन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ओ सी बार होता है ये ए बी बार का डबल होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ये जो ए बी बार है ये ओ सी बार का आधा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, मतलब ये साइड और ये साइड सेम है, तो ये दोनों साइड मिला के जितना होगा वो इतना अकेले हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा उतना। समझ रहे हो। ओके, तो ये प्रॉपर्टी होती है रेगुलर हेक्सागन की, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, तो बेसिकली हमें वही यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम ए बी बार निकाल लेते हैं, ए बी बार निकाल लेंगे तो ओ सी बार मिल जाएगा फिर उसी प्रॉपर्टी की हेल्प से। सो इन ट्राइंगल ओ ए बी बाय ट्राइंगल लॉ कौन किसका पीछा कर रहा है बताओ,
तो हमें ए बी बार निकालना है ना, तो ओ ए बी का पीछा कर रहा है, ओ ए बी का पीछा कर रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर ओ ए बार प्लस ए बी बार इज इक्वल्स टू आ जाएगा ओ बी बार। तो यहाँ से तुम ए बी बार निकाल लो तो ए बी बार आ जाएगा ओ बी बार माइनस ओ ए बार, ठीक है। तो बेसिकली ए बी बार आ जाएगा बी बार माइनस ए बार। ये तो खैर हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बट डायरेक्टली लिखना नहीं था। तो ए बी बार आ गया बी बार माइनस ए बार। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमेशा इस साइड का डबल होता है, ये ओ सी बार जो होता है वो ए बी का डबल होता है, ठीक है। सो सिंस क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, लिखना जरूरी है क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में ही प्रॉपर्टी लगती है, नॉर्मल हेक्सागन में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगती। सिंस इट इज अ रेगुलर हेक्सागन देयरफॉर जो ओ सी बार होगा वो होगा 2 टाइम्स ए बी बार, या फिर ऐसा बोलो, इसको ज़्यादा बेहतर है। प्रॉपर्टी है बेसिकली ऐसे डिफाइंड है, ए बी बार इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ओ सी बार, ठीक है। सो देयरफॉर ओ सी बार इज इक्वल्स टू आ गया 2 टाइम्स ए बी बार, और ए बी बार है तुम्हारा बी बार माइनस ए बार, तो ओ सी बार आ गया 2 बी बार माइनस 2 ए बार, तो ये आ गया ओ सी बार फ्रॉम 1। अरे 1 कहाँ है, यहाँ है ना, देखो। तो मतलब तुम्हारा जो सी बार है वो आ गया 2 बी बार माइनस 2 ए बार। तो हमने सी बार कैलकुलेट कर लिया, अब पता करते हैं डी बार। अच्छा, तो डी बार क्या आएगा बताओ, डी बार कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अब हमें ओ सी बार पता है और ओ ए बार कितना है, ए बार, तो सी डी बार कितना होगा, सी डी बार भी ए बार होगा, ठीक है। ओ ए बार जो है वो इक्वल होगा सी डी बार के, तो ये भी कितना होगा, ये भी तो ए ही बार होगा। जो ओ ए बार है वो सी डी बार के डी सी बार के इक्वल होगा, बेसिकली डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए ना। तो ओ ए बार अगर ऐसा है तो डी सी बार भी ऐसा होगा, तो ओ ए बार डी सी बार के इक्वल होगा, तो डी सी बार भी ए बार आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में लगा देते हैं ट्रायंगल लॉ। तो इन ट्रायंगल ओ डी सी बाय ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ क्या कहते हैं, कौन किसका पीछा कर रहा है, ओ डी डी सी का पीछा कर रहा है। ओ डी बार प्लस डी सी बार इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ओ सी बार। तो हमें निकालना क्या, हमें ओ डी बार निकालना है ना, तो डी बार इज इक्वल्स टू आ जाएगा ओ सी बार माइनस डी सी बार, ठीक है। तो ओ सी बार हमने क्या कैलकुलेट किया, ओ सी बार हमने कैलकुलेट किया है 2 बी बार माइनस 2 ए बार, तो 2 बी बार माइनस 2 ए बार माइनस डी सी बार कितना है, ए बार, ठीक है। तो डी बार आ जाएगा 2 बी बार माइनस 3 ए बार, ये आ गया हमारा डी बार, माइनस 2 ए माइनस ए माइनस 3 ए हो गया। अब क्या कैलकुलेट करना है, अब कैलकुलेट करना है ई बार। तो ई बार के लिए हम क्या करते हैं, ओ डी ई में लगा देते हैं क्या, ट्रायंगल लॉ। बट दिक्कत यह है कि हमें ई डी बार नहीं पता है, पता है ए बी बार के इक्वल होगा ई डी बार, क्यों, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन ऐसे, इसका भी डायरेक्शन ऐसे, तो बेसिकली जो ए बी बार होगा वो किसके इक्वल होगा, वो ई डी बार के इक्वल होगा। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में पहले ही बोला था कि हमें सभी को फ्री वेक्टर कंसीडर करना है जब तक लिखा ना हो। तो ए बी बार भी फ्री वेक्टर है, तो अगर ए बी बार फ्री वेक्टर है तो इसका मतलब ए बी बार को हम यहाँ से यहाँ रख सकते हैं। तो जो ए बी बार है वो ई डी बार के इक्वल होगा, देखो ना डायरेक्शन इसका भी यहाँ, इसका भी डायरेक्शन यहाँ, तो बेसिकली ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो चाहिए तो एक और बार लिख दो, सिंस इट इज अ रेगुलर हेक्सागन देयरफॉर जो ए बी बार है वो इक्वल हो जाएगा ई डी बार के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी बार माइनस ए बार के। अब इन ट्रायंगल ओ ई डी, इन ट्रायंगल ओ ई डी लगा दो ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, नहीं समझे, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि भैया जो जिसका पीछा कर रहा है उनका सम, मतलब ओ ई बार प्लस ई डी बार इक्वल हो जाएगा तीसरी वाली साइड के, मतलब ओ डी बार। तो ओ डी बार हमने निकाल लिया है, 2 बी बार माइनस 3 ए बार, हमें क्या निकालना है, हमें ओ ई बार निकालना है ना। तो ई बार इज इक्वल्स टू, ओ ई बार मतलब ई बार इज इक्वल्स टू डी बार माइनस ई डी बार। ई डी बार की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, ई डी बार की जगह लिख देंगे ए बी बार, तो डी बार माइनस ए बी बार। तो ध्यान रखना है यहाँ पे सोचना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अगर जो सोचेगा नहीं वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो डी बार क्या है हमारा, डी बार है हमारा 2 बी बार माइनस 3 ए बार, तो ये हो गया 2 बी बार माइनस 3 ए बार, माइनस ए बी बार क्या है हमारा, ए बी बार है हमारा बी बार माइनस ए बार, तो ये है बी बार माइनस ए बार। तो ई बार की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 बी में से एक बी जाएगा, तो बी ई बार की वैल्यू आएगी बी बार माइनस 3 ए माइनस माइनस प्लस ए, माइनस 3 ए प्लस ए कितना आएगा, माइनस 2 ए, तो बी बार माइनस 2 ए बार आएगा हमारा ई बार का वैल्यू। देयरफॉर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट सी डी एंड ई आर 2 बी बार माइनस 2 ए बार, 2 बी बार माइनस 3 ए बार, बी बार माइनस 2 ए बार रिस्पेक्टिवली। आखिरी में एक बार ऐसा लिख देना। तो आसान ही था, बट हाँ चीज़ों को सोचना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट था, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी याद रखना, आगे भी कभी कभी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए काम आ सकती है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। स्पीड थोड़ी स्लो चल रही है ना। चलो ये क्वेश्चन 3 मिनट के अंदर, एकदम स्लो पढ़ाऊंगा फिर भी 3 मिनट के अंदर होगा। क्वेश्चन में बोला है ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन, मतलब यहाँ पे अब की बार रेगुलर हेक्सागन का नाम हो गया ए बी सी डी ई एफ, एकदम स्लो। शो दैट दिस छोड़ो, वेयर ओ इज सेंटर ऑफ हेक्सागन, मतलब यहाँ पे ओ जो है वो सेंटर ऑफ हेक्सागन है और यहाँ से वेक्टर्स बनाए गए हैं, ठीक है। ए बी बार मतलब ये, बी सी बार, ए सी बार मतलब कौन, ए सी बार मतलब ये, ठीक है। ए डी बार मतलब ये, ए ई बार मतलब ये, ए एफ बार मतलब ये। तो फिलहाल के लिए उसको मैं छोड़ रहा हूँ, वो नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि कुछ और भी मुझे ड्रॉ करना है, डायग्राम में घचर पचर हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ए ओ बार बना लेता हूँ। देखो यहाँ से एक वेक्टर मैं बनाता हूँ इस तरफ, तो ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। मतलब ओ ए बार बनाया मैंने, ए ओ बार नहीं बनाया है, ओ ए बार बनाया है। इस साइड में एक वेक्टर बनाता हूँ, ये हो गया ओ डी बार। इस साइड एक वेक्टर बनाता हूँ ओ सी बार, इस साइड एक वेक्टर बनाता हूँ ओ बी बार, इस साइड एक वेक्टर बनाता हूँ ओ एफ बार, इस साइड एक वेक्टर बनाता हूँ ओ ई बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेक्टर्स बना लिए। तो अभी ये पोजीशंस वेक्टर हैं, तो इनका हम पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। लेट ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार एफ बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके ओके। सो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, सिंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन, तो क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसका मतलब इसमें जो साइड्स है वो इक्वल है, मतलब ए सी बी सी बार इक्वल टू ई एफ बार है, सी डी बार इक्वल टू ए एफ बार है। तो जो ये अंदर है ये भी इक्वल होगा, जो ओ ए बार है वो ओ डी बार के इक्वल होगा। इक्वल तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। देखो ओ ए बार की डायरेक्शन इस तरफ है, ओ डी बार की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ओ ए बार और ओ डी बार बेसिकली नेगेटिव वेक्टर्स हैं। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि हमें नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन आती है। क्वेश्चन में कोई काम नहीं है भाई नेगेटिव वेक्टर का, हमें इससे ये पता चला कि ओ ए बार के अपोजिट है ओ डी बार, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो ओ ए बार है वो माइनस ऑफ ओ डी बार है, मतलब जो ए बार है वो माइनस ऑफ डी बार के इक्वल है। ऐसे ही सबके लिए कर लो। तो जो ओ बी बार है वो आ जाएगा माइनस ऑफ ओ ई बार, और जो ओ सी बार है वो इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ऑफ ओ एफ बार। तो बी बार इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ऑफ ई बार, और जो सी बार है वो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बार आ जाएगा, ठीक है। तो 3 मिनट होने आया, तो एल एच एस उठा लो। तो एल एच एस उठाओगे तो एल एच एस में मिलेगा ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार प्लस डी ए ई बार प्लस ए एफ बार। तो इनको लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था, ए बी बार को लिखेंगे हम बी बार माइनस ए बार, ए सी बार को लिखेंगे सी बार माइनस ए बार, ए डी बार को लिखेंगे डी बार माइनस ए बार, ए ई बार को लिखेंगे ई बार माइनस ए बार, ए एफ बार को लिखेंगे एफ बार माइनस ए बार, ठीक है ठीक है। तो ए बार किसके इक्वल है, माइनस डी बार के ना, उसको छोड़ दो। बी बार किसके इक्वल है, ए बार को हमने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि बेसिकली हमें ए ओ बार लाना है, तो ए बार को हम लोग कैंसल आउट नहीं कर सकते या रिमूव नहीं कर सकते या एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वो चाहिए। तो ए बार को छोड़ के बाकी सबकी जगह रीसब्स्टिट्यूट कर दो। बी बार की जगह माइनस ई बार डाल दो तो ये हो गया माइनस ई बार माइनस ए बार। सी बार की जगह माइनस एफ बार डाल दो तो ये हो गया माइनस ए बार प्लस डी बार। अच्छा डी बार की जगह क्या करो, माइनस ए बार डाल दो, डी बार की जगह माइनस ए बार डाल दो, माइनस ए बार प्लस ई बार, ई बार को ऐसे रहने दो और ये ए बार ऐसे रहने दो, एफ बार की जगह डाल दो, कुछ मत डालो, और ये माइनस ए बार, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो तो माइनस एफ प्लस एफ खत्म, माइनस ई प्लस ई खत्म, ठीक है। और कुछ और भी एक खत्म होना चाहिए था, होना तो चाहिए था बट हुआ नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं हुआ, डी बार की जगह हमने डाला माइनस ए बार ना। अच्छा कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो बेसिकली हमारे पास आ गया -6 ए बार। और ए बार क्या है हमारा, ए बार है हमारा ओ ए बार, तो -6 ओ ए बार आया है। तो अगर इस ओ ए बार को मैं पलट दूँ तो माइनस साइन गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ए ओ बार। अगर मैं माइनस साइन को पलट दूँ, मतलब इस वेक्टर को पलट दूँ, तो माइनस साइन गायब हो जाएगा, राइट। तो ये आ गया ए ओ बार, और यही तो हमारा आर एच एस है। चिंदी आसान, छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो ना माइनस कैसे गायब हो गया, बेसिक वीडियो देखा है तो पता होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप में से बहुत सारे लोगों को देख के लगता होगा कि इसमें ट्रायंगल लॉ लगा देना है, और ट्रायंगल लॉ सेटिस्फाई हो गया तो वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा। तो सबसे पहले मैं उनको ये बता दूँ कि ट्रायंगल लॉ का ये मतलब नहीं है कि वेक्टर ट्रायंगल में है।
ट्रायंगल लॉ का ये मतलब है कि आपने कहीं और से एक फ्री वेक्टर उठा के लाया, एक फ्री वेक्टर यहाँ से उठा के लाया और उनसे ट्रायंगल बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ से ये ज़रूरी नहीं है कि भैया वो ट्रायंगल पे ही हो वेक्टर, बट इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है वेक्टर ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, मतलब एक तरीके से बोल भी सकते हो कि हो सकता है बना ही रहा हो। ठीक है, लेकिन फिर भी ट्रायंगल लॉ का मेथड लगाना नहीं है आपको मेथड लगाना है। ट्रायंगल का बेसिक नियम क्या होता है, ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि दिया हुआ जो 3 पॉइंट है वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा अगर 2 साइड्स तीसरी साइड से बड़ी हो जाए। कोई भी 2 साइड, एक साइड नहीं, कोई भी 2 साइड तीसरी साइड से बड़ी हो जाए। मतलब ए बी सी है तो ए प्लस बी करो तो सी से बड़ा आ जाए, ए प्लस सी करो बी से बड़ा आ जाए, ए प्लस सी करो बी से ए से बड़ा आ जाए, बी प्लस सी करो ए से बड़ा आ जाए। मतलब कोई भी 2 साइड उठाओ तो तीसरी साइड से बड़ा आ जाए तो उसे बोलेंगे कि ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसमें हमें वही लगाना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट ए बार मान लो 2i कैप 2j कैप 3k कैप को। ठीक है, और बी बार मान लो -3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप को। ठीक है, और सी बार मान लो 3i कैप प्लस 4k कैप को। और मान लो कि ये फॉर्म करते हैं ट्रायंगल, फॉर्म्स ट्रायंगल ABC, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड निकालो। ए बार का मैग्नीट्यूड मतलब वही डिस्टेंस या फिर साइड ए की डिस्टेंस। ठीक है, साइड ए की लेंथ। तो ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √17, 4 4 8 9 17। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार निकालो, ये क्या आएगा -3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 2 का स्क्वायर 22। ठीक है, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालो तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया √25, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अच्छा, अब कोई भी 2 साइड का सम देखो। सो देयरफॉर जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, जब उसको मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी से जोड़ रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी से बड़ा आ रहा है। और सिमिलरली देखो ना, √17 प्लस √22 √25 से बड़ा ही है। सिमिलरली जब √c बार प्लस √a बार कर रहा हूँ तो वो बड़ा आ रहा है √b बार से, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ b बार से। और जब √a बार प्लस मैग्नीट्यूड आई एम सॉरी फॉर यूजिंग अबे। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ c बार, मैग्नीट्यूड ऑफ c बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ b बार, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c बार इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार c बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी 2 साइड उठा रहे हो तो तीसरी साइड से बड़ा ही आ रहा है। तो सिंस सम ऑफ एनी 2 साइड is greater than third side, तो therefore A B C या फिर A बार B बार C बार forms triangle। ठीक है, therefore A बार B बार C बार forms triangle। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको कुछ नया सिखा के जाएगा जो कि मुझे बेसिक में बताना चाहिए था, बट टेक्स्ट बुक में मिला नहीं तो मैंने बताया नहीं। और एक्चुअली मेरे पास इसके खुद के नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो मैंने मेरे नोट्स में ऐसा लिख रखा था, बट टेक्स्ट बुक के नोट्स में तो ऐसा है नहीं। ठीक है, वरना मैं एक्सरसाइज से पहले ही आपको इसके बारे में बताता। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ। नई चीज़ सिखाएगा आपको ये क्वेश्चन। एक्सप्रेस सी बार एंड डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। ठीक है, तो आपको सी बार डी बार को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। तो यार क्लियरली दिख रहा है, इसमें भी ट्रायंगल लॉ लग रहा है, इसमें भी ट्रायंगल लॉ लग रहा है, तो दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ लगा दो, रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट वेट करना है क्या, इसमें ऑलरेडी सब कुछ दिया तो लेट वेट नहीं करना है। तो इन ट्रायंगल PSR बाय ट्रायंगल लॉ। ठीक है, और फिर यही ट्रायंगल लॉ आपको लगा देना है किसमें, यही ट्रायंगल लॉ आपको लगा देना है इन ट्रायंगल PSQ। ठीक है, इस PSQ में भी यही ट्रायंगल लॉ। तो इन ट्रायंगल PSR बाय ट्रायंगल लॉ एंड बाय ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल PSQ। क्या हो जाएगा, देखो PSR में कौन किसका पीछा कर रहा है, C बार D बार का पीछा कर रहा है, तो इसका मतलब C बार प्लस D बार जो है वो इक्वल आएगा B बार के। ठीक है, ठीक है, और PSQ में कौन किसका पीछा कर रहा है, C बार माइनस D बार का पीछा कर रहा है, मतलब C बार माइनस D बार किसके इक्वल आएगा, A बार के। तो इसको दे दो नंबर 1, इसको दे दो नंबर 2। ठीक है, अब देखो ये C और D दोनों के टर्म्स में आया है, हमें तो सिर्फ C बार के टर्म्स में A और B बार चाहिए, और या तो D बार के टर्म्स में A और B बार चाहिए। ठीक है, तो कोई एक ही वेरिएबल चाहिए हमें। तो ऐसा करते हैं हम लोग 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो -D प्लस D खत्म हो जाएगा, तो C बार के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। और जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस C माइनस C कट जाएगा, तो ये आ जाएगा D बार के टर्म्स में। समझ रहे हो, तो हम लोग एडिंग कर देते हैं 1 और 2 को। सो ऐड 1 एंड 2 ऐड कर दोगे तो देखो C बार प्लस C बार हो जाएगा 2C बार, माइनस प्लस D बार माइनस D बार खत्म,
और इधर हो गया बी बार प्लस ए बार, तो सी बार की वैल्यू आ जाएगी बी बार प्लस ए बार अपॉन 2। ठीक है, बेसिकली आना भी यही चाहिए था। ठीक है, ये क्यों आना चाहिए था? क्योंकि जो पॉइंट सी है वो मिड पॉइंट है ए वेक्टर और बी वेक्टर का है, सी वेक्टर और अब अरे यार ये तो ए है ना। नहीं गाइस, मिड पॉइंट वाला चक्कर नहीं है। ठीक है मुझे लगा मिड पॉइंट बनेगा। छोड़ो मिड पॉइंट क्या बोल रहा हूँ अगले एक्सरसाइज में समझ में आएगा। अब क्या करता हूँ मैं, सब्ट्रैक्टिंग कर देता हूँ 1 और 2 को। तो अगर मैं 1 और 2 को सब्ट्रैक्टिंग कर दूंगा तो सी बार ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और डी बार माइनस माइनस डी बार प्लस डी बार हो जाएगा। तो आ जाएगा 2d बार इज इक्वल्स टू बी बार माइनस ए बार। ठीक है, तो डी बार की वैल्यू आ जाएगी बी बार माइनस ए बार अपॉन 2। तो बेसिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया सी बार और डी बार को। तो ये तो चिंदी था खैर। हाँ, तो बात करनी है हमें इसकी कि कभी भी कोई एक वेक्टर पता करना हो अगर किसी के डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा, हम लोग पहले तो मान लो लेट एन कैप बी द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एन बार बी द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, तो वो हो जाता ना यूनिट वेक्टर। तो एन बार बी द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बार, ठीक है, दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7। तो इसको फाइंड करने का एक फिक्स तरीका है, तो फॉर्मूले की तरह उसको लिख लो। फॉर्मूला क्या है, एन बार बराबर 7 इंटू ए कैप। मतलब हमें मैग्नीट्यूड कितना चाहिए 7 और उसका डायरेक्शन क्या रहना चाहिए, ए बार के डायरेक्शन के इक्वल। और मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि यूनिट वेक्टर ऑल्सो रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन। अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर दिया मतलब बेसिकली तुम्हें सिर्फ उसकी डायरेक्शन दिया और कुछ नहीं है उसमें। तो डायरेक्शन क्या है, ए कैप। मैग्नीट्यूड कितना रहनी चाहिए 7। तो 7 को मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेक्टर नहीं आ जाएगा। तो बेसिकली कभी भी अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते, नहीं समझे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन डायरेक्शन ऑफ ए बार का डायरेक्शन मतलब उसका यूनिट वेक्टर। तो ए कैप हो गया यहाँ पे, यूनिट वेक्टर ऑल्सो रिप्रेजेंट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना रहना चाहिए 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया उसके डायरेक्शन को, दैट्स इट। ठीक है, तो 7 इंटू ए कैप। ए कैप कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ रहा है √1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, मतलब ये आ रहा है 1 + 4, तो ये आ रहा है √5। तो ए कैप आ जाएगा आपका आई कैप -2j कैप अपॉन √5। ठीक है, तो इसको ओपन कर दो तो ये आ जाएगा 7/√5 आई कैप माइनस 14/√5 जे कैप। ये आ गया आपका एन बार। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो इसका तो मेथड मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस z होता है, वाई जेड से x होता है, एक्स जेड से y होता है, x से √y²z², y से √x²z² और z से √x²y²। राइट, तो लिख लो यहाँ पे। सो डिस्टेंस फ्रॉम 4, -2, -6 टू एक्स वाई प्लेन इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z क्या है 6, और डिस्टेंस ऑफ या फिर डिस्टेंस फ्रॉम 4, -2, -6 टू वाई जेड प्लेन इज इक्वल्स टू मॉड x। तो मॉड x क्या है यहाँ पे, x का कोऑर्डिनेट 4। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम टू एक्स जेड प्लेन से क्या हो जाएगी डिस्टेंस मॉड y, तो -2 का मॉड +2। डिस्टेंस ऑफ टू एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू √y² + z²। ठीक है, तो √y² मतलब -2 का स्क्वायर दैट इज 4, z² मतलब 36, तो ये आ गया √40। यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स लिखना ज़रूरी है। तो डिस्टेंस ऑफ टू वाई एक्सिस, समझ रहे हो ना, डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू √x² + z²। बताया था बेसिक कंसेप्ट में यार, ये तो चिंदी है। तो x² + z² मतलब 4² + 6² मतलब 16 + 36, तो ये आ जाएगा √52। दैट्स इट। ठीक है, इसको 2√13 भी लिख सकते हो, छोड़ो। ठीक है, यूनिट्स। तो z एक्सिस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, √x² + y², मतलब ये आ जाएगा 4² + -2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 + 4 इज इक्वल्स टू √20 यूनिट्स। आसान था यार ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप लोगों को वही चीज़ करनी है, बस आपको कोऑर्डिनेट्स इसमें बताने हैं। ठीक है, अच्छा, तो 3 यूनिट्स बिहाइंड YZ प्लेन, मतलब YZ प्लेन कौन सा, देखो अभी हमने क्या बोला, अभी हमने बोला Z को हम लोग यहाँ मानेंगे, Y को हम लोग यहाँ मानेंगे और X को हम लोग यहाँ मानेंगे बाय डिफ़ॉल्ट।
तो वाई जेड प्लेन मतलब ये वाला प्लेन, इसके 3 पीछे मतलब पीछे की तरफ, तो x इक्वल टू है ना ये पीछे की तरफ मतलब x, तो x इक्वल टू क्या, उस तरफ जाते तो प्लस, इस तरफ आ रहे तो माइनस, तो इसका मतलब x बराबर -3। सो 3 यूनिट्स बिहाइंड वाई जेड प्लेन इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, अच्छा कोऑर्डिनेट्स पता करना है, मतलब एक्स वाई जेड पता करना है। 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन के राइट में, एक्स जेड प्लेन मतलब ये वाला प्लेन, इसके राइट में मतलब y पॉजिटिव होगा, और 4 यूनिट्स मतलब y बराबर +4। ठीक है, 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब y बराबर +4। अच्छा 5 यूनिट्स अबव एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन के 5 यूनिट ऊपर, मतलब z बराबर कितना 5, तो 5 यूनिट्स अबव एक्स वाई प्लेन, तो इसका मतलब है z बराबर +5। देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर, x, y, z, मतलब -3, 4, 5। ठीक है, -3, -4, -5। आसान। चलो अब इसमें बोला इन द वाई जेड प्लेन, मतलब उसका सिर्फ y और z कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट नहीं है। सेंस समझा इसका सेंस ये है कि उसका x कोऑर्डिनेट नहीं है, सिर्फ y और z कोऑर्डिनेट है, क्योंकि वो खुद yz प्लेन में लाई करता है, तो सिर्फ y और z कोऑर्डिनेट ही होगा। तो 1 यूनिट टू द राइट ऑफ xz प्लेन, xz प्लेन के 1 यूनिट राइट मतलब y बराबर 1 +1, लेफ्ट बोलता तो माइनस, सो 1 यूनिट टू राइट ऑफ xz प्लेन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब y बराबर +1। ठीक है, 6 यूनिट्स अबव एक्स वाई प्लेन, अबव एक्स वाई प्लेन, इसका मतलब है y एक्स वाई प्लेन के ऊपर मतलब z बराबर, और अबव बोला है, अबव मतलब पॉजिटिव, सो बराबर z बराबर +6। ठीक है, दैट इज लिखो, इक्वल लिखो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सिंस कोऑर्डिनेट्स लाई इन yz प्लेन, yz plane, therefore the required coordinates are 1,6, required coordinates are 0, 1,6। ठीक है, lies in yz plane, therefore x बराबर 0। yz प्लेन में तो x 0 होगा ना, तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ही हो गए। आसान। चलो आगे बढ़ते हैं, 9वां करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको बोला है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस दिस। अब देखो, इस ट्राइंगल का एरिया पता करने के लिए वैसे तो आपको हेरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा, वैसे इसका एक सिंपल तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन क्योंकि अभी क्रॉस प्रोडक्ट हमने सीखा नहीं और ना मैंने चर्चा की है, तो वो मेथड अभी के लिए तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तब क्रॉस प्रोडक्ट ही लगाना। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू AB क्रॉस AC, यही होता है। ठीक है, AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड, वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट यहाँ पे तो हमने वो सीखा नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें क्या करना होगा, मान लो ये ट्राइंगल ABC है। ठीक है, मान लो ये ट्राइंगल ABC है, और ये हो गया हमारा A का कोऑर्डिनेट 1,1,0, ये हो गया हमारा B कोऑर्डिनेट 1,0,1, ये हो गया हमारा C कोऑर्डिनेट 0,1,1। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये निकालना पड़ेगा, हमें ये निकालना पड़ेगा, हमें ये निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम लगा लेंगे हेरोन्स फार्मूला, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू A + B + C/2। ठीक है, और उसके बाद S - B, तो हेरोन्स फार्मूला लगा के हमें इसे करना होगा। तो शुरू करते हैं यार, लंबा तो जाएगा बट ठीक है, शुरू करते हैं। सो लेट, ठीक है, लेट A बार B बार C बार बी द पोजीशन वेक्टर्स PV, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स A which is 1,1,0, B which is 1,0,1, C which is 0,1,1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, ठीक है। सो मुझे AB बार निकालना है, मुझे AC बार निकालना है, मुझे BC बार भी निकालना है, तो सब फाइंड आउट करते। देयरफॉर जो AB बार है वो इक्वल आ जाएगा B बार माइनस A बार के, तो B बार माइनस A बार करो। देखो A बार क्या हो जाएगा, A बार हो जाएगा I कैप प्लस J कैप। ठीक है, ये तो 0 K कैप हो गया, तो उसको गैप करो। B बार हो जाएगा I कैप प्लस 0 J कैप प्लस K कैप। फिर C बार निकालो, हो जाएगा I कैप 0, उसको नहीं लिखेंगे, 1 J कैप
प्लस 1 के कैप। तो बी बार माइनस ए बार मतलब आई कैप में से आई कैप गया ख़त्म, तो बचा के बार माइनस जे बार। तो ये आ गया हमारा के बार माइनस जे बार, ये आ गया हमारा ए बी बार। अब ए बी का हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √2, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2। ठीक है। अच्छा बी सी बार निकाल लो, तो अच्छा हुआ कोऑर्डिनेट्स आसान है यार, थोड़ा आसानी होगा करने में। बी सी बार आ जाएगा सी बार माइनस बी बार, तो के बार कट गया, तो ये आया हमारा जे कैप माइनस आई कैप। तो बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो बी सी का मैग्नीट्यूड भी आया √2। आसान हो गया गाइस, मुझे याद आ गया, बहुत आसान हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ होने वाला है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो हमें सीधा फॉर्मूला पता है, √3/4 साइड स्क्वायर, कोई भी एक साइड रख दो आ जाएगा। तो ए सी निकाल लो, ए सी बार जल्दी से निकालो, ये भी कास्ट सेम आ जाए। तो सी बार माइनस ए बार मतलब जे कैप कट गया, तो के कैप माइनस आई कैप आ गया। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी निकाल लो, तो ये आ जाएगा √2 यूनिट्स। ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू √3/4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का स्क्वायर। ए बी ले लो, बी सी ले लो, सी डी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सबका वैल्यू तो सेम है। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा √3/4 इंटू √2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3/4 इंटू 2, तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2 यूनिट स्क्वायर। आसान हो गया यार, ये तो मुझे लगा भारी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ए बी बार आपको कुछ कुछ दिया है, पॉइंट ए कुछ दिया है, और आपको बोला है फाइंड टर्मिनल पॉइंट बी। मतलब बेसिकली आपका ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है आपका ए बी बार। ठीक है, ऐसा। और ए के कोऑर्डिनेट्स 1, 5, 0 है, और आपसे बी के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। ठीक है, तो आसान है यार। देखो, लेट ए बार बी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन लिखना ज़रूरी है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, ज़रूरी है, क्योंकि ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं लोगे तो ए बार जो तुम्हारा बनेगा वो आई कैप प्लस 5 जे कैप नहीं बनेगा। फिर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लोगे तो ही वो आई कैप प्लस 5 जे कैप बनेगा, वरना 1 माइनस समथिंग 5 माइनस समथिंग जे कैप बनेगा। राइट। तो फिलहाल ए बार तुम्हारा हो गया आई कैप प्लस 5 जे कैप, और हटा दो वो। ठीक है, बी बार हमें पता करना है, तो हमें पता है यार ए बी बार इज इक्वल्स टू बी बार माइनस ए बार। राइट। और ए बी बार हमें दे रखा है 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप इज इक्वल्स टू बी बार माइनस, ये हो गया आई कैप प्लस 5 जे कैप। ठीक है। सो देयरफॉर इसको यहाँ ले आओ, तो ये हो गया 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप। वो माइनस का पूरा यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो प्लस आई कैप प्लस 5 जे कैप इज इक्वल्स टू बी बार। तो 2 आई कैप प्लस आई कैप हो गया 3 आई कैप, माइनस 4 जे कैप प्लस 5 जे कैप हो गया प्लस जे कैप, और ये हो गया 7 के कैप। तो ये इज इक्वल्स टू आ गया बी बार। ठीक है। पॉइंट टर्मिनल पॉइंट पता करना है ना, देयरफॉर टर्मिनल पॉइंट बी विल बी इक्वल टू 3, 1, 7, 317 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे। चिंतित है ये तो। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर या पैरेलल होने का कंडीशन क्या होता है कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनमें हमें कोई भी यहाँ पे 2 वेक्टर निकालना है। मतलब या तो ए बी बार निकाल लो, मतलब या तो ए बी बार बी सी बार निकाल लो, या तो ए बी बार ए सी बार निकाल लो, कोई भी 2 निकालो, बस तीनों मत निकालो, ज़रूरत नहीं है। जब ए बी बार बी सी बार निकाल लोगे तो उसके बाद तुम्हें खुद दिखेगा कि ए बी बार जो है वो बी सी बार का स्केलर मल्टीपल है। ठीक है, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही वेक्टर दोबारा मिल रहा है, तो इसका मतलब पैरेलल हो गए दोनों। बट क्योंकि ए बी बार और बी सी बार में पॉइंट बी जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इसीलिए ये लोग कोलिनियर हो गए। पहले तो ए बी बार और बी सी बार पैरेलल हुए। ठीक है, कि भैया ये है ए बी बार और ये है बी सी बार, ये दोनों पैरेलल हुए। ठीक है, बट बी बार यहाँ, बी पॉइंट यहाँ भी और यहाँ भी कैसे हो सकता है, एक ही जगह होगा ना। तो बी पॉइंट कॉमन है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, इसका मतलब ये हो जाएंगे पैरेलल्स। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ही आप लोगों को कोलिनियर प्रूफ करना है। तो चलो चेकआउट करते। तो मैं बनाऊंगा ए बी बार और बी सी बार, आपकी मर्जी है, आप ए बी बार ए सी बार बना सकते हो या बी सी बार ए सी बार बना सकते हो, कोई भी 2 ही बनाना है। तो पहले मान लो लेट ए बार बी बार एंड सी बार बी द पोजीशन वेक्टर
ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो देयरफॉर ए बार क्या आ जाएगा बताओ? ए बार आ जाएगा 3i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। अच्छा, बी बार क्या आ जाएगा? बी बार आ जाएगा 9i कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप। सी बार क्या आ जाएगा? सी बार आ जाएगा माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो मैंने बोला ए बी बार बी सी बार, या तो ए बी बार ए सी बार, या तो बी सी बार ए सी बार, कोई भी दो निकालो। तो मैं निकाल लेता हूँ ए बी बार। तो ए बी बार हो जाएगा बी बार माइनस ए बार। तो बी बार ए बार माइनस ए बार मतलब 9 माइनस 3 6i कैप, 8 माइनस 2 6j कैप, माइनस 10 माइनस माइनस 4 मतलब माइनस 10 प्लस 4, तो ये आ गया माइनस 6k कैप। तो ये आ गया तुम्हारा ए बी बार। ठीक है, बी सी बार निकालो। तो बी सी बार मतलब सी बार माइनस बी बार। तो माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11i कैप, माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11j कैप, प्लस 10 सॉरी प्लस 1 माइनस माइनस 10 मतलब प्लस 11। तो ये हो गया प्लस 11k कैप। तो बेसिकली इसमें से तुम अगर माइनस 11 कॉमन लेते हो तो अंदर बचेगा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और यहाँ से अगर तुम 6 कॉमन लेते हो तो अंदर बचेगा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो देख रहे हो, ये भी सेम ये भी सेम। ठीक है, सो देयरफॉर ए बी बार, ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इस माइनस 11 को बी सी बार के नीचे लिख देता हूँ। सो बी सी बार अपॉन 11 माइनस बी सी बार अपॉन 11 इक्वल टू आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप ना। ठीक है, और यहाँ 6 को इसके नीचे लिख सकता हूँ। तो ए बी बार अपॉन 6 इक्वल टू आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। राइट, सो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। तो क्योंकि देखो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इसके भी इक्वल है और आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इसके भी इक्वल है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ए बी बार अपॉन 6 है वो इक्वल हो गया माइनस बी सी बार अपॉन 11 के। राइट, सो देयरफॉर जो ए बी बार है वो इक्वल आ जाएगा माइनस 6/11 बी सी के। ठीक है, अब ए बी बार इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस 6/11 इंटू बी सी बार, और ये माइनस 6/11 क्या है हम लोगों का? कोई भी एक स्केलर मल्टीपल है, तो के बी सी बार। सो देयरफॉर हियर माइनस 6/11 इज अ स्केलर मल्टीपल। ठीक है, देयरफॉर ए बी बार एंड बी सी बार आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, देयरफॉर ए बी बार एंड बी सी बार आर पैरेलल वेक्टर्स, बट पॉइंट बी इज कॉमन। ठीक है, पॉइंट बी क्या है? पॉइंट बी तो कॉमन आ गया। देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था? बेसिकली ये क्या हो रहा है, स्केलर मल्टीपल बन रहा है यहाँ पे। तो ये तो थोड़ा हार्ड बना, खैर बाकी केसेस में देखोगे तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा महा सॉल्यूशन। ओके, चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है हम लोगों को जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। सो लेट पी बार क्यू बार आर बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली अभी था रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, सो देयरफॉर पी बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4i कैप 5j कैप 2k कैप। तो 4i कैप 5j कैप और 2k कैप, और क्यू बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और आर बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर बार की वैल्यू आ जाएगी 5i कैप प्लस 8j कैप। ओके, तो मैं पी क्यू बार और क्यू आर बार निकाल रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप क्यू आर पी आर या पी क्यू पी आर कुछ भी निकाल सकते हो। तो मैं जा रहा हूँ पी क्यू बार की तरफ। तो ये आ जाएगा क्यू बार माइनस पी बार, 3i कैप माइनस 4j कैप, तो ये हो गया माइनस आई कैप, 2i कैप माइनस 5j कैप माइनस 3j कैप, 4k कैप माइनस 2k कैप प्लस 2k कैप। समझ रहे हो ना माइनस क्या कर रहा हूँ? i का कंपोनेंट i किसी के कंपोनेंट से माइनस कर रहा हूँ, j का कंपोनेंट j के कंपोनेंट से माइनस कर रहा हूँ, k का कंपोनेंट k के कंपोनेंट से माइनस कर रहा हूँ। तो ये आ गया मेरा पी क्यू बार। ठीक है, ठीक है, क्यू आर बार निकाल लो। तो क्यू आर बार 5i कैप माइनस 3i कैप, ये आ गया 2i कैप, 8j कैप माइनस 2j कैप, ये आ गया 6j कैप,
जीरो के कैप माइनस 4 के कैप, ये आ गया माइनस 4 के कैप। जीरो था ना, 0 माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 4। अभी यहाँ से -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा -i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। और ध्यान से देखोगे तो यही तुम्हारा पी क्यू बार है, तो इसका मतलब जो क्यू आर बार है वो आ रहा है -2 टाइम्स पी क्यू बार। ये देयरफॉर जो पी क्यू बार है वो स्केलर मल्टीपल हो गया किसका, स्केलर मल्टीपल ऑफ क्यू आर बार का, और स्केलर कौन है यहाँ पे, -2 मल्टीपल ऑफ क्यू आर बार। देयरफॉर पी क्यू बार इज पैरेलल टू क्यू आर बार बट पॉइंट क्यू इज कॉमन। तो पॉइंट क्यू यहाँ पे, अच्छा आप बोल रहे हो इसमें क्यू कॉमन आ गया, बाकी बनाएंगे तो उसमें कॉमन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, पी क्यू पी आर में पी कॉमन आएगा, क्यू आर पी आर में आर कॉमन आएगा, सब में आएगा एक पॉइंट कॉमन, बट पॉइंट क्यू इज कॉमन। देयरफॉर पॉइंट पी क्यू आर 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 कोलिनियर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इसी का उल्टा है, उड़ा देते हैं उसे भी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि दो वेक्टर आपस में कोलिनियर है तो क्यू पता करो। तो बेसिकली ये क्यू है, तो मान लेते हैं कि लेट ए बार बराबर 2i कैप माइनस क्यू जे कैप प्लस 3 के कैप एंड बी बार बराबर 4i कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। सो सिंस ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर, तो ए जो है वो बी बार का एक स्केलर मल्टीपल होगा, राइट। तो ए बार इज इक्वल्स टू आ जाएगा के बी बार। सो देयरफॉर ए बार क्या है, 2i कैप माइनस क्यू जे कैप प्लस 3 के कैप इज इक्वल्स टू बी बार क्या है, 4 के आई कैप माइनस 5 के जे कैप प्लस 6 के कैप। अच्छा के ऑलरेडी यूज्ड है तो इसको लैम्बडा मान लो, तो 4 लैम्बडा आई कैप, 5 लैम्बडा जे कैप और 6 लैम्बडा के कैप। तो क्योंकि दोनों वेक्टर्स इक्वल है, सो बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स आई कैप का कंपोनेंट आई कंपोनेंट के इक्वल होगा, बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स आई कैप का कंपोनेंट आई कैप के इक्वल होगा, मतलब 2i कैप 4 लैम्बडा के इक्वल होगा। ठीक है, 2 जो है वो 4 लैम्बडा के इक्वल होगा। देखो ना, आई कैप का कंपोनेंट 2, आई कैप का कंपोनेंट 4 लैम्बडा, तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस क्यू माइनस 5 लैम्बडा के इक्वल होगा, माइनस माइनस खत्म, तो क्यू बराबर आ जाएगा 5/2। लैम्बडा की वैल्यू 1/2 डाल दिया तो क्यू आ गया 5/2। और कुछ खत्म। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो ये भी मैं रिकमेंड करूंगा कि जब मैं 5.5 में बॉक्स प्रोडक्ट पढ़ा दूं उसके बाद आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। बट फिलहाल के लिए इसका एक टेम्परेरी मेथड तो है, लेकिन वो मेथड आपको आगे नहीं यूज़ करना है। आगे चल के आपको बॉक्स प्रोडक्ट के ही क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली पूरे वेक्टर्स में अगर कोई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं तो वो 5.2 है और 5.5 है। 5.5 5.2 से भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट सिर्फ 5.5 है, तो बाकी फालतू है नहीं, बाकी भी सीखना है आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट वही है, क्वेश्चन वहीं से आएगा, पक्का आएगा, एक तो पक्का आएगा, ठीक है। और 5.2 से थियरम इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली हम लोग 5.5 के मेथड से करते हैं, बट अभी के लिए मैं आपको मेथड बता देता हूँ। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का टेम्परेरी मेथड है वो, बट ठीक है, इसको भी देख लो। बट नहीं समझा तो ज़्यादा रोना मत, ठीक है। 5.5 में आसान चिंदी मेथड है। ओके, तो आर 4 पॉइंट्स कोप्लेनर। तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन हमने देखी थी कि आर बार बराबर एक्स ए बार प्लस वाई बी बार आ जाता है, या तो एक्स ए बार प्लस वाई बी बार माइनस जेड सी बार इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है, जहाँ पे जेड की वैल्यू होती है -1। ये दोनों कंडीशन हमने पढ़ी है, बट फिलहाल पहला ही कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी 3 वेक्टर बना लेते हैं ये 4 पॉइंट से। चलो मैं बना लेता हूँ ए बी बार, मैं बना लेता हूँ ए सी बार, और मैं बना लेता हूँ ए डी बार। और फिर इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, ए डी बार को रिप्रेजेंट कर दूंगा एक्स ए बी बार प्लस वाई ए सी बार के रिस्पेक्ट में, ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। और फिर देखते हैं एक्स वाई की क्या वैल्यूज़ आती है। अगर एक्स वाई की कोई नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आ गई, जैसे अभी कोलिनियर वाले में के की नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही थी, वैसे अगर इसमें नॉन ज़ीरो वैल्यू आ गई तो इसका मतलब कोप्लेनर है। अगर कोई भी एक वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब इसको हम लोग रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे लीनियर कॉम्बिनेशन में, और अगर रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे तो काय का कोप्लेनर। आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहाँ ए बी बार भी रख सकते हो, ए सी बार भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है टोटली, ठीक है। बट ऐसे थोड़ा बढ़िया लग रहा है तो मैंने ऐसा रखा है, ओके। तो लेट ए बार बी बार सी बार एंड डी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। देयरफॉर
ए बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सी बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। डी बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी बार की वैल्यू आ जाएगी 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ए डी बार चाहिए पहले। तो ए डी बार इज इक्वल्स टू आ जाएगा डी बार माइनस ए बार। तो 2 आई कैप में से एक आई कैप जाएगा तो बचेगा एक आई कैप। 3 जे में से माइनस माइनस प्लस जे, मतलब माइनस 3 जे में से माइनस जे माइनस करोगे तो आएगा माइनस 2 जे कैप। 4 के में से एक के माइनस करोगे तो 3 के आएगा। तो ये आ गया ए डी बार। तो हमें मिल गया ए डी बार। ठीक है, ए बी बार निकालो। ए बी बार मतलब बी बार माइनस ए बार। ओके, तो माइनस आई माइनस 2 आई प्लस जे माइनस माइनस जे मतलब प्लस 2 जे। ठीक है, प्लस के माइनस के 0 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा ए बी बार। ए डी बार ए बी बार। अब ए सी बार निकाल लो। ठीक है, ए सी बार क्या आएगा। ठीक है, हाँ ये चीज़ है कि आपको ए बी ए सी ए डी को इनिशियल पॉइंट्स ही लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट ए है आपको इनको को इनिशियल रखना है। यहाँ पे आप फेरबदल कर सकते हो कि ए बी यहाँ कर दो, ए सी वहाँ कर दो, ए डी यहाँ कर दो, यहाँ पे आप कर सकते हो फेरबदल, लेकिन पॉइंट्स को इनिशियल ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बी सी बार रख दिया, यहाँ पे सी डी बार रख दिया, यहाँ पे ए डी बार रख दिया, यहाँ पे बी सी बार, यहाँ पे सी बी बार, वो नहीं चलेगा। को इनिशियल पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो को इनिशियल आपको रखना है, ये ध्यान रखना। बाकी इसमें चेंजेस कर सकते हो। ए सी बार क्या आएगा, ए सी बार आएगा सी बार माइनस ए बार। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आगे तो एक चिंदी मेथड है ही। तो सी बार माइनस ए बार, देखो आई कैप कट गया, जे कैप 2 जे कैप हो गया, के कैप भी कट गया। तो बेसिकली आ गया 2 जे कैप। तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए डी बार इज इक्वल्स टू एक्स ए बी बार प्लस वाई ए सी बार। तो ए डी बार क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए बी क्या है, माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और वाई ए सी क्या है 2 जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स आई कैप प्लस 2 वाई जे कैप प्लस 2 वाई जे कैप। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे हो गया आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, ई ओ वी इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, माइनस 2x इक्वल टू 1 है, मतलब x इक्वल टू है माइनस 1/2। तो x की वैल्यू तो आ गई नॉन जीरो, मतलब ठीक है। और 2y प्लस 2y, अच्छा ये 2x है ना, 2x, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू है माइनस 2, मतलब x प्लस वाई इक्वल है माइनस 1 के। तो यहाँ पे y x को माइनस 1/2 डालो, तो ये हो गया माइनस 1/2 प्लस वाई बराबर माइनस 1। तो y बराबर आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1/2, तो y बराबर भी आ जाएगा माइनस 1/2। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू सेम आ गई। और अगर स्केलर्स की वैल्यू सेम आ जाती है तो फिर हम लोग उसे कोप्लेनर नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ। पेज नंबर 143 पे थोड़ा यूनिकनेस करके दिया हुआ है, अगर आप उसे रीड करो तो आपको समझ में आएगा, बट उस तरीके से वो नहीं दिया, उसमें 2 वेक्टर अलग अलग बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसका सॉल्यूशन देखा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ए बी बार को इधर करके सॉल्व कर दिया है। तो इसीलिए उनका जो x और y है उसमें y की एक वैल्यू 0 भी आ रही है, और 0 नहीं आनी चाहिए बेसिकली। ओके, और वो 0 देखो इस प्रकार आ रहा है, जैसे यहाँ पे 0 के कैप भी होगा ना बेसिकली, तो वो हो गया x 0x प्लस यहाँ पे एक के कैप होगा तो 0y, और 0x प्लस 0y बराबर 3 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 के कैप है, तो यहाँ पे भी के कैप का कुछ ना कुछ टर्म होना चाहिए था ना। सेंस क्या है देखो, पहले तो हमने एक्स वाई निकाल लिया माइनस 1/2, लेकिन जो यहाँ पे के कैप है 0 0, वो के कैप यहाँ पे 0 0 नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर कुछ होगा तभी तो दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे। अगर वेक्टर्स को इक्वल होना है तो फिर यहाँ पे के कैप वाला भी टर्म होना चाहिए, तो के कैप वाला टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, तो मतलब ये क्या हो जाएंगे, नॉन कोप्लेनर। क्यों? क्योंकि हम लोग इनको लीनियरली रिप्रेजेंट कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चाहिए तो ऐसा लिख सकते हो, और थोड़ा सा देखो ऐसे माइनस 2x आई कैप प्लस 2x जे कैप प्लस 0x के कैप प्लस 0y आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 0y के कैप। ठीक है, 0y के कैप। तो बेसिकली जब आपने 0x प्लस 0y बराबर 3 किया, ठीक है, मतलब 0x प्लस 0y बराबर 3, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे 2 वैल्यूज़ तो आ रही है, लेकिन ध्यान से देखो तो ये दोनों वैल्यूज़ भी सेम आ रही है। ठीक है,
तो सेम सेम आने पर भी कोप्लेनर नहीं होता है, जहाँ तक मुझे लगता है। यूनिकनेस में ऐसा कुछ तो दिया है टेक्स्ट बुक में, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन फिलहाल ये चीज़ श्योर है कि यहाँ पे के कैप का कोई कंपोनेंट ही नहीं है। और अगर यहाँ पे के कैप का कोई कंपोनेंट है ही नहीं तो इस वेक्टर को हम लोग लीनियरली रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। लीनियर रिप्रेजेंट करना मतलब क्या? लीनियर रिप्रेजेंट करना मतलब यहाँ पे जिसका जिसका कंपोनेंट है उसका उसका कंपोनेंट यहाँ पर भी होना, मतलब सेम आ जाना बेसिकली। देखो जैसे मैं बोलूँ तुमसे आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल्स टू एक्स इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस, चलो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, प्लस वाई इंटू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो लीनियर रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है पता है? उसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो है, इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करें तो वो इसके इक्वल आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे देखो y को नहीं यहाँ पे बेसिकली थोड़ी सी दिक्कत हो गई, इसको बाय टू कर दो, सबको बाय टू कर दो, ठीक है, सबको अपॉन 2 कर दो। अपॉन 2 करने के बाद अगर मैं देखो यहाँ पे सॉल्व करके x की वैल्यू 1 डालूंगा और y की वैल्यू -1 डालूंगा, जब इन दोनों को मैं रिजॉल्व करूंगा तो x की एक वैल्यू आएगी 1 और y की एक वैल्यू आएगी -1। तो जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 इसमें मैं डालूंगा और सॉल्व करूंगा तो RHS को सॉल्व करने पे मुझे LHS मिल रहा है। लेकिन इस केस में k कैप का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे k कैप का कोई कंपोनेंट ही नहीं है तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन नॉट रिप्रेजेंट these vectors as a लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके कारण हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। Therefore पॉइंट ए बी सी डी आर नॉन कोप्लेनर। ये मुझे लगा कोप्लेनर आना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा याद था कि कोप्लेनर आता है, तो मैंने सॉल्व किया तो मैंने बोला यार कोप्लेनर तो आ गया, बट मैंने पीछे आंसर देखा, मैंने बोला नॉन कोप्लेनर दिया, क्या रीज़न है यार। तो फिर मैंने सॉल्यूशन चेक किया तो उन्होंने ए बी बार को यहाँ रखा हुआ है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप ऐसा भी करके करोगे तो भी करेक्ट आएगा। सेंस मिला ना? तो सेंस यही है कि के कैप का यहाँ पे कोई कंपोनेंट ही नहीं है तो आप लोग इसको उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हो, राइट, क्योंकि यहाँ पे के कैप का कंपोनेंट 3 है और यहाँ पे के कैप के सारे कंपोनेंट 0 है, तो वो कभी रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता। मतलब 0x बराबर 0 बराबर 3 हो सकता है क्या? 0 बराबर 3 हो ही नहीं सकता, तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती। तो देयरफॉर वी कांट रिप्रेजेंट दिस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यही यहाँ पे थोड़ा सा डाउट वाला केस था, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वैसे भी इस क्वेश्चन को करने का ये मेथड बिल्कुल भी नहीं होता है, ये मेथड बिल्कुल भी नहीं होता है। इस क्वेश्चन को करने का मेथड हम सीखेंगे 5.5 में। चलो क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट में बोला है एक्सप्रेस दिस वेक्टर एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर। मतलब ये आपसे r बार बराबर x a बार प्लस y b बार प्लस z c बार की बात कर रहा है, ठीक है। सो लेट कर लो यहाँ पे r बार मान लो आप इसको, जिसको रिप्रेजेंट करना है, तो माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। a बार मान लो आप इसको, ठीक है, इसको मान लो a बार, तो 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। और b बार मान लो इसको 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। और c बार मान लो इसको, दैट इज़ 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। सो देयरफॉर r बार बराबर आ जाएगा x a बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार। तो मुझे क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बस निकाल के यहाँ पे डाल देनी है तो रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और क्या। तो आर बराबर डाल दो माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल्स टू एक्स। ए बार क्या है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है, वाई। बी बार क्या है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस z। सी बार क्या है 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, ओके। तो चलिए रिजॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ से 2i, यहाँ से 3z, तो 2x प्लस 2i प्लस 3z i कैप। फिर यहाँ से x, यहाँ से माइनस y, यहाँ से प्लस z, तो x माइनस वाई प्लस z ये हो गया j कैप। फिर प्लस ये माइनस 4x, ये प्लस 3y, ये माइनस 2z, माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z ये k कैप। और इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो आई कैप को आई कैप के साथ इक्वेट कर दो, j को j के साथ, k को k के साथ। तो बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स 2x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू है -1, x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू है -3, और
-4x + 3y - 2z इक्वल टू है 4। अब हमें 3 इक्वेशन सॉल्व करना है तो क्रेमर रूल हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे नहीं, क्रेमर रूल लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसमें से z की वैल्यू निकाल के दोनों इक्वेशन में डाल देंगे, और 2 इक्वेशन में अगर z की वैल्यू डाल दोगे तो वो बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो यहाँ से z की वैल्यू देखो, अच्छा y की वैल्यू निकाल दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी x + z + 3, ये हो गया हम लोगों का y। अब इस y को इसमें भी पुट कर दो और इसमें भी पुट कर दो, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाएगा। बेसिकली ऐसे ही सॉल्व करते हैं हमेशा हम लोग, क्रेमर रूल नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2x + 2 × y क्या है, x + z + 3z बराबर -1, तो ये आ जाएगा 2x + 2x + 2z + 2 3 या 6 + 3z इज इक्वल्स टू -1, तो ये आ जाएगा 4x + 2z 3z 5z इज इक्वल्स टू -1 -6 -7, ये आ गया आपका इक्वेशन 1। ओके 2 1 तो हमने इसे दे दिया ना। अच्छा, अब इसे भी रिजॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा -4x + 3, y की जगह डाल सकते हो x + z + 3 इज इक्वल्स टू -2z इज इक्वल्स टू 4, समझे ना, y की जगह मैंने ये डाला है और बाकी सब सेम है। तो -4x + 3x + 3z + 3 3 = 9 -2z इज इक्वल्स टू 4, तो -4x + 3x आ जाएगा -x + 3z - 2z आ जाएगा +z, और +9 - 4 आ जाएगा +5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको रिजॉल्व कर लो, तो आ जाएगा x - z - 5 बराबर 0, मतलब x - z बराबर आ जाएगा 5, ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 3। तो अब ये 2 इक्वेशन बन गए आपके, तो इनको रिजॉल्व कर लो, तो इक्वेशन 3 में 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, सो थर्ड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो इक्वेशन 2 के साथ, तो 5 से ये मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 5x - 5z बराबर 25, और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 4x + 5z बराबर -7, तो 4x + 5z बराबर -7 ऐड कर दो, तो ये ख़त्म, ये हो गया 9x और ये आ गया 18, तो x बराबर आ गया 2। अब x बराबर 2 यहाँ डाल दो, तो x बराबर 2 अगर यहाँ डालोगे तो z की वैल्यू देखो सीधा सीधा दिख रही है मुझे -3, तुम्हें नहीं दिख रही है, कैसे दिखेगी यार, तो 2 - z इज इक्वल्स टू 5, तो -z इज इक्वल्स टू 5 - 2, तो -z इज इक्वल्स टू 3, तो z बराबर -3। अब दिखी, चकाचक दिख रही है। ओके, अब क्या करो, अब इसमें डाल दो x और z की वैल्यू और y निकाल दो, तो y बराबर x + z + 3 था ना, x + z + 3, तो x की जगह 2, z की जगह -3 और ये +3, तो ये दोनों खत्म, तो y की वैल्यू आ गई 2, तो हमें भी x y z मिल गया है। सो देयरफॉर r बार इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या आई 2, तो 2a बार, y की वैल्यू क्या आई 2, तो 2b बार, z की वैल्यू क्या आई -3, तो -3c बार। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स। ठीक है, आसान था यार, ये सीख लेना। ठीक है, कि कभी भी 3 इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दो एक इक्वेशन यूज़ करके, और बाकी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चिंदी हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लिया, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया होगा मुझे पता है, 1 घंटा 20 मिनट के करीब लग गया होगा, बट हाँ यार रीज़न भी था, मैंने हर एक क्वेश्चन बहुत ही स्लोली कराया, बेहतरीन तरीके से कराया, अपना बेस्ट दिया है। आपको यकीन नहीं होगा अगर मैं बताऊं तो मैंने कंसेप्ट वीडियो जो आपने देखा ना पिछला वाला, उससे पहले मैंने एक और कंसेप्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट मुझे उसमें संतुष्टि नहीं मिल रही थी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था यार कुछ तो कमी है वीडियो में, मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैंने उस वीडियो को पूरा डिलीट कर दिया और मैंने रीशूट किया पूरा का पूरा कंसेप्ट वीडियो। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी कंटेंट दूँ, क्वालिटी कंटेंट दूँ, बेस्ट कंटेंट दूँ। क्वालिटी मेरे वीडियोज़ में पूरी रहती है, हाँ वो 720p 480p में थोड़ी कमी रहती है, मैं मानता हूँ मेरे पुराने वीडियोस 480p में ही हैं। ठीक है, स्क्रीन वाले नहीं, स्क्रीन वालों में तो पूरी क्वालिटी है, लेकिन जो बोर्ड वाले मैथमेटिक्स के वीडियोस है उनमें थोड़ी क्वालिटी की कमी है, इसीलिए शायद वो उतने पॉपुलर भी नहीं रहे हैं। मैथमेटिक्स के जो पुराने एकदम है, वन शॉट वगैरह नहीं, हॉट्स वगैरह नहीं, हॉट्स वन शॉट तो भैया एकदम तगड़ी क्वालिटी में थे, लेकिन जो बाकी सारी चीज़ें थी वो वाईफाई ना होने के कारण मैं 480 में ही एक्सपोर्ट कर देता था, सोचता था कम MB का बने ताकि अपलोड कर पाऊँ, तो क्वालिटी में थोड़ी कमी थी पुरानी। हाँ, लेकिन ये क्वालिटी पूरी रहेगी, एजुकेशन की जो क्वालिटी है, तो इसलिए मैं कोशिश कर दूँ बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दूँ। इसीलिए वेक्टर को बनाने में मैंने बहुत टाइम लिया, क्योंकि मुझे खुद वेक्टर पढ़े, जेई मेंस से पहले मैंने आखिरी बार वेक्टर्स पढ़ा था, एडवांस के टाइम मैंने वेक्टर रिवाइज नहीं किया क्योंकि सब कुछ आता ही था, तो मैं एक्चुअली सोच रहा था कि कैसे कंसेप्ट क्या बताया जाए पहले। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया मुझे वेक्टर पब्लिश करने में, बट हाँ अब शुरू कर दिया है तो अब तो रुकने वाले हैं नहीं यार, अब सीधा मिसलेनियस खत्म करके ही रुकेंगे। ठीक है,
चलिए बहुत बकवास कर ली, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।